मैं ये बात बबांगे दुहल कह सकता हूँ कि इस वक्त बांग्लादेश के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो पाकिस्तान आर्मी के एक ऑफिसर के बेटे हैं और मैं इस नाते उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, पाकिस्तान की तरफ से भी और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी। जब सेपरेशन हुई तो ही मूव टू बांग्लादेश, उसके बाद प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट वो रहे 1977 से लेके 1981 तक। इन 1981 ही वाज असैसिनेटेड। उसके बाद इनकी वालदा जो थी खालिदा जिया पहली खातून वजीर आजम बनी और जब पिछली गवर्नमेंट का पब्लिक कू हुआ, मैं पब्लिक कू जो वर्ड बोल रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब अवाम ने उस भारतीय एजेंट को उठा के बाहर फेंका, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट की दावत के ऊपर तारिक रहमान वापस बांग्लादेश आए। गलबन 209 सीटें इन्होंने जीती हैं, बड़ा फैसला कुन मार्का मारा है। 17 साल से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी जो थी वो हाईजैक थी, हाईजैक बाय द इंडियन रॉ, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट। बज़ाहिर फ्रंट फेस पे वो हसीना वाजिद थी, मगर बैक एंड पे सारा भारत जो है वो पूरा बांग्लादेश का निजाम चला भी नहीं रहा था, उसको खोखला कर रहा था। ये जो जीत हुई है ये इनफैक्ट बांग्लादेश की अवाम की जीत है और ये बुद्धियाइजेशन की, आरएसएस की और चंकिया कुतलिया की, ये उस एक्सट्रीमिज्म की हार है जो बांग्लादेश को खोखला करके खा रहे थे। भारत ने फैसला करना है कि क्या भारत गांधी जी का है, नेहरू का है, या भारत जो है आरएसएस का है। अगर तो ये भारत जो है गांधी जी का भारत है तो ये हसीना वाजिद को वापस करेगा। इंडिया को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे हसीना वाजिद को वापस करने के लिए। देयर इज नो अदर ऑप्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पूर्व पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बांग्लादेश में इंतखाबात हो चुके हैं और बांग्लादेश की आवाम ने अपने नए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी कर लिया है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी इस इलेक्शंस में कामयाब करवाई है और तारिक रहमान बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म हैं। कौन है ये तारिक रहमान? पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा? दिल्ली और ढाका के माबैन ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा? ये सब और बहुत कुछ आज हम जानेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, मेजर रिटायर्ड बीसम रज़ावान साहब मौजूद हैं। हमारी स्क्रीन्स पर देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। वेलकम सर। और ये बताइए कि बांग्लादेश में नए वज़ीर आज़म आ चुके हैं। हाउ डू यू सी दिस न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपने मुझे बड़े एक अहम मौजू के ऊपर मदऊ किया है। तारिक रहमान जो अभी वज़ीर आज़म बने हैं बांग्लादेश के, बहुत सारी दुनिया जो है वो जानना चाहती है कि ये हैं कौन। जनरली लोगों को पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहे थे, जो पॉलिटिकल पार्टी पहले भी रूल कर चुकी है। मैं सबसे पहले जो मेरे लिए एक खुशी की बात भी है और बताते हुए भी मुझे खुशी हो रही है कि तारिक रहमान जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के एक जो है फौजी अफसर के बेटे हैं। तो बाय ऑल मीन्स इस वक्त मैं ये बात बबांगे दुहल कह सकता हूँ कि इस वक्त बांग्लादेश के जो वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान आर्मी के एक ऑफिसर के बेटे हैं और मैं इस नाते उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, पाकिस्तान की तरफ से भी और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी। इनके वालिद जो थे वो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर थे और जब सेपरेशन हुई तो ही मूव टू बांग्लादेश। उसके बाद प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट वो रहे 1977 से लेके 1981 तक। इन 1981 ही वाज असैसिनेटेड और उसके बाद इनकी वालदा जो थी वो भी बांग्लादेश की पहली खालिदा जिया जो हैं वो पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। तो उन दोनों के ये बेटे हैं। खालिदा जिया जो हैं उन्होंने काफ़ी लंबी जेल काटी और ये भी एग्ज़ाइल थे लंदन में। और जब पिछली गवर्नमेंट का पब्लिक कू हुआ, मैं पब्लिक कू जो वर्ड बोल रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब अवाम ने उस भारतीय एजेंट को उठा के बाहर फेंका, तो उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट की दावत के ऊपर तारिक रहमान जो हैं वो वापस बांग्लादेश आए, अपनी पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म किया और बड़ी लैंडस्लाइड
ग़ालिबन 209 सीटें इन्होंने जीती हैं और बड़ा फैसला कुन मार्का मारा है। तो ये बैकग्राउंड है और अब जो है वो ही इज़ डिक्लेयर्ड एंड ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो सर 17 साल तक जिला वतनी मुल्क से निकाला गया और उसके बाद आना और इलेक्शंस जीत जाना और जिस तरीके से आपने बताया, सो व्हाट डू यू थिंक बांग्लादेश इज इन सेफर हैंड्स राइट नाउ? अब तो भारत की इन्वॉल्वमेंट का, इंटरफेरेंस का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। देखिए 17 साल सिर्फ ये नहीं था कि तारिक रहमान जो थे वो एग्जाइल थे। 17 साल से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी जो थी वो इनसेज थी, वो हाईजैक थी, हाईजैक बाय द इंडियन रॉ, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और कुछ जो हसीना वाजिद के जो रिश्तेदार थे उनके हाथों। छोटे से छोटा फैसला, मैं आपको बड़े पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड पे मैं बता रहा हूँ आपको। 2014 में मेरा लास्ट विजिट जो बांग्लादेश में हुआ था, मैंने उसमें जो अपनी आंखों से मुशाहिदा किया और मैंने जो हुआ, मैं बता रहा हूँ कि इस कदर हैंडकफ था बांग्लादेश कि मैं कहता था ठीक है बांग्लादेश हमसे सेपरेट हो गया, बट कोई मुल्क जो है सेपरेट होके इस तरह बुरी तरह कैद हो सकता है, ये कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। और मुझे उस वक़्त समझ आ गई थी कि ये जो सफोकेशन है, जो सोसाइटी में पाई जा रही थी, वो सेज था, वो सारा कैद था। और 17 साल से ये जो सारी डेमोक्रेसी थी, ये हेल्ड इन अबेंस थी और सारे का सारा निज़ाम जो है, वो बज़ाहिर फ्रंट फेस पे वो हसीना वाजिद थी, मगर बैक एंड पे सारा भारत जो है वो पूरा बांग्लादेश का निज़ाम चला भी नहीं रहा था, उसको खोखला कर रहा था। देई और ये ढाका के माबैन ताल्लुकात, हाउ डू यू सी दीज इन फ्यूचर? और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की एक नई समत जो है वो शुरू होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में आयन ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। देखिए मेन रीज़न जो तारिक रहमान साहब के एग्ज़ाइल होने की थी, वो उनकी वालदा थी, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं मरहूमा, जिनका दिसंबर में ही इंतकाल हुआ। अब वो खालिदा ज़िया को इन्होंने किस बात पे उठा के जेल में डाला हुआ था, उसका जुर्म क्या था? उसका जुर्म ये था कि उसको एहसास हो चुका हुआ था कि जो हम 2 भाइयों को आपस में लड़वाया गया, वो लड़ाने वाला शैतान कौन था? इस सवाल का जवाब खालिदा ज़िया को मिल चुका हुआ था अपनी ज़िंदगी और उस जवाब की सूरत में उसने आवाज़ उठाई उन लोगों के लिए जिनको हसीना वाजिद ने टॉर्चर किया हुआ था, फांसियाँ दी हुई थी, बहुत सारे लोगों को उसने एलिमिनेट कर दिया हुआ था, उसने जो अपने टेररिस्ट स्क्वाड बनाए हुए थे, उनके ज़रिए। और इन्होंने इसकी वालिदा मरहूमा ने, खुदा उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उन्होंने उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई जो पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखते थे, जो हक की बात करते थे। तो इनफैक्ट ये जो जीत हुई है, ये उस मौक़िफ़ की जीत हुई है कि हम 2 भाइयों को जो लड़वाने वाला था, वो एक्सपोज़ हो गया, वो नंगा हो गया। वो हमसे तो पिटा ही पिटा मई में, वो अब बांग्लादेश से भी पिट रहा है और पिटेगा। तो पब्लिक ने बेसिकली एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को वोट दिया है। ये जो जीत हुई है, ये इनफैक्ट बांग्लादेश की अवाम की जीत है और ये मोदियाइजेशन की, आरएसएस की और चंकिया कोतलिया की, ये उस एक्सट्रीमिज्म की हार है जो बांग्लादेश को खोखला करके खा रहे थे। सर, जो भाइयों को आपस में लड़वाने वाले की भी डिमांड की जा रही है, बांग्लादेश बुलाने की बात की जा रही है, क्या लगता है कि भारत देगा शेख हसीना वाजिद को आफ्टर द क्राइम्स दैट दे आर कमिटेड इन बांग्लादेश? भारत के लिए अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर तो ये भारत जो है, ये गांधी जी का भारत है,
तो ये हसीना वाजिद को वापस करेगा। अगर ये भारत जो है ये नेहरू जी का भारत है, तो हसीना वाजिद जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री से जो भगोड़ी है और उसको सजाए मौत सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, तो भारत उसका वापस देगा। अगर तो ये भारत जो है वो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो भारत हसीना वाजिद को वापस करेगा। लेकिन अगर ये भारत ना नेहरू जी का है, ना गांधी जी का है, ना सेकुलर है, अगर ये भारत आरएसएस का है, तो हसीना वाजिद वापस नहीं जाएगी। अगर ये भारत मोदी के उन चंद हुंडों का है जो हिंदुत्व के अलावा बाकी सबको कत्ल करते जा रहे हैं और कुचलते जा रहे हैं, तो हसीना वाजिद वापस नहीं जाएगी। तो ये अब भारत ने फैसला करना है कि क्या भारत गांधी जी का है, नेहरू का है, या भारत जो है आरएसएस का है। तो ये डिफाइन कर देगी एक लाइन कि भारत का मुस्तकबिल जो है अब किस रुख जा रहा है। भारत की बका इसमें है कि वो हसीना वाजिद को वापस करें। सत्य से करना किया वापस शेख हसीना वाजिद को, या फिर आप क्या समझते हैं कि मदाखिलत कर सकते हैं, इंटरफेरेंस किसी तरीके से अब की जा सकती है, कि उनको तस्लीम करना पड़ेगा बीएनपी को, और भी ऑप्शन मौजूद नहीं है इनके पास? देखिए जी, बीएनपी बेसिकली बांग्लादेश की आवाम है और इस वक़्त जो है वो जमात इस्लामी भी उनके साथ है और जो स्टूडेंट वाली पार्टी जिसने 6 सीटें जीती हैं, वो भी उनके साथ है। और सेंटिमेंट्स जो हैं बीएनपी को, वो पब्लिक के अब जिन सेंटिमेंट्स के ऊपर पब्लिक ने तारिक और रहमान को वोट दिया और ट्रस्ट किया है, तारिक और रहमान को उन सेंटिमेंट्स के ऊपर हर सूरत पूरा उतरना है। और किन सेंटिमेंट्स पे वोट मिला है उसको? दिल्ली ना ढाका, ढाका ढाका। कि अब हमारे फैसले दिल्ली में होंगे या ढाका में होंगे, तो नारा होता था ढाका ढाका। तो अगर तो बात करनी है ढाका की, अगर बात करनी है बांग्लादेश के मुफाद की, अगर बात करनी है बांग्लादेश की अवाम के मुफाद की, तो फिर क्लियर एक लाइन है कि आपको फिर दिल्ली से लाइन काटनी पड़ेगी अपनी। क्यों? कि जितना जुल्म दिल्ली 71 के बाद बांग्लादेश की तरक्की के लिए उसके ऊपर कदम कर चुका हुआ है, आज भी बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं, वो सारे की सारी जड़ जो है, वो वही इराक की एस्टेब्लिशमेंट है, जिसने सारे का सारा अंदर जाल बुना हुआ था। तो अब आई एम श्योर कि नो मोर दिल्ली, अब ओनली ढाका। तो अगर ये फैसले ढाका में होंगे, तो इंडिया को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे हसीना वाजिद को वापस करने के लिए। देयर इज नो अदर ऑप्शन। भारत सर्वाइव ही नहीं कर सकता हसीना वाजिद को वापस न किए बगैर। अदरवाइज फिर भारत क्लेम नहीं कर सकता कि वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। नहीं तो वही दहशतगर्दी को जो दुनिया पूरी इस वक्त भारत के ऊपर राग लाप रही है कि दुनिया में कहीं भी टेररिज्म होगी, उसकी पनाहगाह जो है, सबसे महफूज जो पनाहगाहें हैं, वो इस वक्त दिल्ली के पास है या दिल्ली स्पॉन्सर्ड पनाहगाहें हैं। चाहे वो टेररिज्म ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में सिख रहनुमा मारे जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में सिख रहनुमाओं को मारने के लिए प्लानिंग हो रही है, चाहे वो अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी जा रही हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रही है, ईरान में हो रही है, लिबिया में हो रही है, लेबनान में हो रही है। मंबा जो है, एक्सिस ऑफ ईविल जो है, वो आके दिल्ली पे कन्वर्ज हुआ है। तो अगर उसको प्रूव करना है, तो हसीना वाजिद को रिटेन कर जाएंगे वो। बांग्लादेश की पॉलिसी के अंदर क्या शिफ्ट सर आप देख रहे हैं, और बांग्लादेश को आप मुस्तकबिल में कैसे देख रहे हैं? बांग्लादेश हैव ऑलरेडी शिफ्टेड देयर पॉलिसी, जो मैंने आपको बड़ा क्लियर एक बताया है कि जिस नैरेटिव के ऊपर हसीना वाजिद को बाहर फेंका गया है, वो नैरेटिव एक वन स्लोगन है, दिल्ली ना ढाका, ढाका ढाका। तो ये पॉलिसी शिफ्ट है, ये उनकी इंटरनल पॉलिसी भी है और ये फॉरेन पॉलिसी भी है कि अब जो कुछ होगा वो ढाका के अंदर होगा और ढाका फैसला करेगा और ढाका के लिए होगा, बाय द पीपल ऑफ बांग्लादेश, फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश एंड ओनली फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश। तो
अगर बांग्लादेश ने जो सबक हासिल किए हैं पिछले 29 और 25 साल डाल के, तो उस लिहाज से अब जो है वो भारत को उनको अपने डिस्टेंस में रखना पड़ेगा। आपके और जो तारिक रहमान हैं उनके वालिद साहब की यूनिट भी कोई सेम थी, तो इस हवाले से भी सर बता दीजिए। बिल्कुल मेरी पंजाब रेजिमेंट थी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और जो जनरल ज़ियाउर रहमान थे, जो तारिक रहमान के फादर थे, वो भी पंजाब रेजिमेंट के थे। और ये प्राइड है हमारे पास पंजाब रेजिमेंट के पास। पंजाब रेजिमेंट ने जिस तरह हमेशा से बहुत लायक फ़ायक लोगों को ग्रूम किया, और उनमें से बहुत सारे मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, और जो तारिकुर रहमान हैं, वो भी मेरी यूनिट के भतीजे ही हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। एंड आई वंस अगेन फ्रॉम पंजाब 2 मुबारकबादें मैंने तारिक रहमान साहब को पहले दी हैं, एक पाक फ़ौज की तरफ से, एक पाकिस्तान की तरफ से, और तीसरी अब मैं पंजाब रेजिमेंट की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी जानिब से भी सर मुबारकबाद है पूरी कौम की जानिब से, और उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश इसी तरीके से फैलेगा, फूलेगा और तरक्की की राहों पर गामज़न होगा, क्योंकि दिल्ली की इन्वेस्टमेंट तो अब फ्लॉप हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस व्यूअर्स एज़ वेल। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसे लगा कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे भी इजाज़त दीजिए मेजर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इनके बिहाफ पर भी हम इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।